हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस शुरू करते हैं। इससे पहले एक क्विक रिवीजन कि हमने फ्रैक्शन कर लिया है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इससे रिलेटेड 7.2 एक्सरसाइज तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पढ़ लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, ये प्रॉपर होता है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। और इसी इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बनता है जिसमें होल और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, तभी उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो ये पढ़ लिया। अब एक नए तरीके का सीखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस की बात की जाएगी और उनको आपस में इक्विवेलेंट कहेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, लुक एट ऑल दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया है, यानी कि रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये क्या है, टोटल 2 पार्ट किए हैं तो अपॉन में होल के जितने भी इक्वल पार्ट किए जाते हैं वो अपॉन में आता है। और इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये है 2 और ऊपर उसमें से एक शेड किया गया है ना, तो वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, शेडेड वाले पार्ट का हम बता रहे हैं हिस्सा, तो ये 1/2 है। ये अपॉन में 4 हो जाएगा और ऊपर इसके 2 हो गया। ठीक है, और ये अपॉन में 6 है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 3 पार्ट्स को शेड किया गया है तो 3/6 हो गया। ठीक है, दीज फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/4, 3/6, representing the parts taken from the total number of parts. If we place the pictorial representation of one over the other, they are found to be equal. Do you agree? Yes. क्या पूछ रहा है हमसे कि जो ये पिक्टोरियल डायग्राम है, ये अगर हम इसको लेंथ में मेजर करेंगे ना, ये अगर हम इनको मेजर करें 0 टू, ये 0 टू 2 से फिर कहाँ कितना आगे, 1 2 3 4। ठीक है, 2.4 है इसकी लेंथ। और इसकी लेंथ मेजर करते हैं हम, ये एग्जैक्ट 1 2 और 2 से आगे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही इस पर आएंगे तो इसकी लेंथ कितनी है, ये 1 1 2 और ये 1 2 3 4। ठीक है, ये भी 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2.5 के समथिंग, 2.4 2.5, ये भी और ये भी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इनकी ब्रेथ को मेज़र करते हैं तो ये भी समथिंग 2.12 के समथिंग है। और इसको भी करेंगे तो ये 2.2, और इसे भी करेंगे तो ये भी 2.2। मतलब ये बताने का, इनकी लेंथ मेजर करने का ये मतलब था कि ये जितना लेंथ है और जितना दोनों का लेंथ और दोनों की ब्रेथ, ये तीनों का बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाए और इन दोनों को उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल सिमिलर है तीनों की आपस में, तो तीनों क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, बस एक ही उसके कभी 2 पार्ट किए, कभी 4 पार्ट, कभी 6 पार्ट। अगर हमने एक चीज़ को 2 लोगों में बांटनी है तो 2 पार्ट किया, उसी चीज़ को अगर हमने 4 लोगों में बांटनी है तो उसी चीज़ के हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, और उसी को अगर हमने 6 लोगों तक बांटना है तो उसको हमने इक्वल 6 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है वो एक ही, उसी के हम अलग पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे के सारे इक्वल हैं? अगर हम इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर से नहीं दिखेगा। तो ये हमें अभी ले जा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तक का। अब आते हैं नेक्स्ट, R 1/3 and 2/7
2/5 एंड 2/7। अच्छा, इसको फिर करेंगे, ट्राई दीज फिर करेंगे। दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो जो हमने अभी पढ़ा ना कि ये 1/2, 2/4 और 3/6, यानी कि जिनका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा ओवरऑल वो एक ही है, बस फ्रैक्शन में वो अलग अलग हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो ओवरऑल होते पूरा जो होल है उनका वो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। जैसे एक पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा को ही हमने कभी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक एक बार में 2 पार्ट में किया, एक बार में 4 में कर लिया, एक बार में 6 में कर लिया, एक बार 8 में कर लिया, ठीक है तो वो एक ही पिज़्ज़ा, ठीक है। उसी को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर एक ही होल के जो पार्ट होते हैं ना, अगर हम उनको अलग अलग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सारे फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, जो सिर्फ एक ही होल के अलग अलग पार्ट के बारे में दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इनसे समझ आएगा, ये वाला करते हैं। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच। सबसे पहले तो जो ये पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, मतलब फ्रैक्शंस बताना है इनका, लिखना है। और आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, फिर हमें बताने कि क्या ये इक्विवेलेंट होंगे। तो सबसे पहले इनका नंबर में उनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपॉन में 8 हो जाएगा, और ऊपर हमने उसमें से 1 2 3 4 5 6 शेडेड पोर्शन को अभी हम ले रहे हैं, ठीक है, शेडेड हिस्से वाले फ्रैक्शंस को लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6/8, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अपॉन में 12, उसमें से हम 1 2 3 और ऐसे ही 3 रो है तो 3 × 3 9 हो जाएगा, ये 9/12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, तो 4 और 4 टोटल कितने होंगे, 16 पार्ट हैं। उसमें से हम 3 और 4 यानी कि 12 पार्ट को हम ले रहे हैं एक बार में। और यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, यहाँ पर 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो ये 4 × 5 हो गया 20, और ऊपर है 1 2 3 और ये 5 थे तो 15, कितना हो जाएगा 15/20, ठीक है। तो अब देखने में तो ये चारों के चारों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन क्या जो ये पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं ये बिल्कुल सेम है। तो 0 से लेकर ये 2.1 और 2.2 मान लेते हैं, ठीक है, 2.2 है। और इसका भी लेंथ हम देखेंगे, ये 2.2 है एग्जैक्ट। इसे भी हम देख, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी डाउट ना रहे इसके लिए ये मेज़र भी कर लेते हैं, 2.2। और लास्ट वन ये भी कितना है, 2.2, ये रहा, ठीक है। लेंथ बिल्कुल सिमिलर है सबकी। ऐसे ही ब्रेथ भी देख लेते हैं, ये 2.2, 2. ये 2.12, 2.2, 2.2, ठीक है। यानी कि बॉक्स वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है ना कि बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन अब तो मेज़र कर लिया है, बॉक्स बिल्कुल सेम है। वो जो एक है ना होल, होल पार्ट चारों में ही सिमिलर है। यहाँ पर उसके 8 पार्ट कर दिए, यहाँ पर 12 पार्ट कर दिए, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 20, ठीक है, अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। और अगर एक बार हम 6 ले रहे हैं तो अगली बार 9 पार्ट, अगली बार 12 पार्ट, अगली बार 15 पार्ट। तो सिमिलरली जैसे ऊपर पिक्टोरियल प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि एक होल का ही अलग अलग में अलग अलग नंबर ऑफ पार्ट्स किए थे, तो उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसा ही यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ ये सारे भी क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब मेन पहले अब इसकी एक बार डेफिनेशन और थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कैसे आता है, फिर एक बार इसको और समझने आएंगे कि इनमें और एक खास बात है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 1/2, 2/4, 3/6, ऐसे ही 36/72
आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल, एक होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाली लाइन को समझते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। अगर हम आते हैं इसमें, ये देखिए, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये है 1/2, ठीक है, ये है 2/4, ठीक है, यानी कि टोटल 4 पार्ट किए गए हैं, उसमें से 2 हम ले रहे हैं। लेकिन अगर इसको कट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आंसर आया? 1/2। जितना पहले आया था उतना ही आ गया, यानी कि ये पूरा जो होल है, ये पूरा, ये जो 2 पार्ट है ना, ये मिलकर इस पूरे होल का आधा ही पार्ट तो बनाते हैं ना, 1 + 1। ये ऐसे देख लेंगे, ये वाली लाइन को छुपा देंगे, अभी इस वाली पे ध्यान नहीं देंगे। ये जो पूरे हमने शेडेड पार्ट लिए हैं 2, ये शेडेड पार्ट इस पूरे स्क्वायर के आधे पार्ट को ही तो दिखा रहे हैं ना, हाफ। सिमिलरली यहाँ पर भले ही 6 पार्ट टोटल किए गए हैं, उसमें से हम 3 पार्ट को ले रहे हैं। अगर कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारा आंसर आएगा 1/2। तो अब समझते हैं, क्या ये 3 पार्ट मिलकर इस पूरे स्क्वायर के आधे पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? ये अगर हमें बीच की लाइन छोड़ देते हैं, तो इस पूरे के आधा ही तो है ये जो इतना पार्ट है। जैसा सिमिलर यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर भी है, बस वो जो एक था पूरा, उसके भी 3 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। तो यानी कि ये 1/2, 2/4, 3/6, ये इस पूरे होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम पार्ट को, ठीक है। ऐसे ही आते हैं अगले एग्जाम्पल में, हमारा जो दूसरा था, यहाँ पर हम देखेंगे, ये हैं तो सारे, ये तो हमने मेज़र कर लिया कि सारे के सारे आपस में बिल्कुल इक्वल मेज़रमेंट के हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने जो 8 पार्ट किए, उसमें से हमने ये 6 पार्ट को ले लिया, ये इतना। अब देखने से बताइए, ये इससे पता चलेगा जितना ये है उतना ही ये भी है, ये इक्वल है ना, ये और ये, ठीक है। ये हो गया, ये 3, ये 2 जितने हैं, सिमिलरली ये 3 है, बस इन 2 को ही अब बराबर 3 हिस्सों में बांट लिया है। उतना ही ये, अब इनको और थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट करके ये जो 3 पार्ट बनाए थे उसके 4 कर दिए हैं। है तो ये भी बिल्कुल जितना ये है उतना ही ये, जितनी ये उतनी ही ये। सिमिलरली अब इसी तरीके से, जैसे 2 का 3 बनाया, 3 के 4 पार्ट बनाए, अब उसके और 5 पार्ट बना दिए, डब्बे और छोटे छोटे हो गए। लेकिन जो स्टार्टिंग में था उसी के बनाए हैं ना। एक ही टॉफ़ी को, मतलब हमने पहले एक ही पिज़्ज़ा को हमने 2 लोगों में बाँटा, फिर उसी को 4 लोगों में बाँटना था तो थोड़े छोटे पीस हुए, उसी को 6 लोगों में बाँटना था, थोड़े और छोटे पीस हुए। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये इतना ये हो गया जो कि 6/8 है, 9/12 भी उतने ही पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो होल है 6/8 भी उतने ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने को 9/12 कर रहा है, और उतने को ही 12/16 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उतने को ही 15/20 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैथमेटिकली प्रूव करना चाहे ना तो भी हो जाएगा। इन दोनों को हम कट करें, 2 से कट हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12। इसको 3 से कट करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कट करना तो हमें आता ही होगा। कोई भी एक ऐसा टेबल ले लें, कोई भी ऐसा नंबर ले लें जिसकी टेबल में ऊपर भी आता है नीचे भी आता है, उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल कट करना है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ जैसे हमने 3 से कट किया तो इसको भी 3 से ही कट करना है, या यहाँ अगर हमने 2 से कट किया तो इसको भी हमने 2 से ही कट करना है। 6 और 8 दोनों जिस भी टेबल, जिस भी नंबर से कट हो जाते हैं उसको कट करके ऐसे छोटे फॉर्म में लिखना है बस, ठीक है। ये भी 3/4 आया, इसको कट किया तो ये भी 3/4 आया। और 12 और 16 किससे कट सकते हैं? और किसी से कट हो ना हो, इवन नंबर है ना दोनों, तो 2 से तो कट हो ही जाएंगे। तो ऊपर आएगा 2 6 जा, और नीचे आएगा 2 8 जा। नेक्स्ट करते हैं, इसको हम कट करेंगे 3 से, क्योंकि 15 और 5 से, क्योंकि 15 और 20 दोनों के दोनों 5 के टेबल में आ जाएंगे।
5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये अभी और कट हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हम चाहते तो सीधे सीधे 4 से भी कट कर सकते थे। 4 3 जा 4 4 जा, कट करने का कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है जब तक हम उसको उसके लास्ट उस तक ला ना पाए। जैसे 3/4 आ गया ना, अब क्या कोई ऐसा टेबल है जो 3 को भी कट कर ले और 4 को भी कट कर ले? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 और 4 एक ही बार में आते हो। तो ये सिंप्लेक्स फॉर्म होगी, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन की सिंप्लेक्स फॉर्म क्या होती है। यही होती है कि उसको कट करते करते ऐसे नंबर्स तक ले आया जाए जब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई ऐसा नंबर जो उन दोनों को कर पाए, ऐसा नंबर नहीं है, तो वो दोनों फिर क्या हो जाते हैं, सिंप्लेक्स। ये दोनों नंबर जो हो जाएंगे वो मिल करके इस फ्रैक्शन की सिंप्लेक्स फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो अब ओवरऑल मैथमेटिकली भी हमने देख लिया कि 3/4, 3/4, 3/4 एंड 3/4। ठीक है, ये चारों जो फ्रैक्शन जो दिखने में अलग अलग थे, वो एक होल के बिल्कुल सेम 3/4 पार्ट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। अब समझ आ गया होगा अच्छे से कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो एक होल के बिल्कुल सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या ये जो 3/4 थे ना, उनको सिर्फ इन 4 तरीके से ही लिखा जा सकता है या और भी लिख सकते हैं? कितने तरीके से लिखा जा सकता है? इनफाइनाइट तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बॉक्सेस का साइज बड़ा किया, यहाँ पर उससे छोटा, यहाँ पर उससे छोटा, और यहाँ पर इन चारों में सबसे छोटा। हम चाहें तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स भी कर सकते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, और उनको भी हम फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसी बॉक्स के, कोई दूसरा बॉक्स नहीं, क्योंकि इसी बॉक्स का हम दिखा रहे हैं और इतना ही पार्ट दिखाएंगे, 3/4 पार्ट ही दिखाएंगे, लेकिन वो नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे होंगे। तो इसी इसी को 3/4 पार्ट को ही हम और भी इस इन चारों के अलावा भी बहुत सारे फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक नंबर के बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थिंक, डिस्कस एंड राइट। Why do the equivalent fractions represent the same part of a whole? How can we obtain one from the other? हाँ, अब कह रहा है कि सेम पार्ट को कैसे एक एक के एक होल के सेम पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक तो ये समझना है। और दूसरा है कि अगर हमें एक मिल जाए तो हम उसके और अदर क्या क्या हो सकते हैं वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वी नोट 1/2 इज इक्वल टू 2/4, इतना होता है ना। कैसे आया ये 1/2 से हम 2/4 में कैसे पहुँचे? हमने जब 1 को भी और 2 को भी किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर को सेम नंबर 2 से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, सेम नंबर 2 से डिवाइड किया है, तो हम कहाँ पहुँच गए, 2/4 में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सिमिलरली 1/2 को हम 3/6 भी लिखा था ना, सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल था हमारा 3/6, ये कैसे आया? 1/2 में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 और 3 से, तो हम कहाँ पहुँच गए, 3/6 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सेम चीज़, जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से किया था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें 1/2 को अगर हम 4/8 लिखते, तो 4/8 कैसे लिखा, 1 और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब जो ये इक्विवेलेंट आ रहे हैं ना, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। ठीक है, उससे बड़ा 1/2 से बड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालना है हमने, तो क्या करेंगे, 1 और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
जैसे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हमने निकालना है 3/5, इसका इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो कहेंगे, तो एक तो ये हो गया ना 3/5। इसका ने अगर इसका एक और निकालना है हमने, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जितना आएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 6/10। ठीक है, एक और निकालना है, तो 3 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई। बस ये ध्यान देना है कि जिससे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट में आएगा वो हमारा इसका यहाँ जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को, उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। ठीक है, एक ये आ गया। तो ये 3/5, 6/10, 9/15, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अब ऐसे ही हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं ना, किसी भी नंबर के। 2 से करें, 3 से करें, 4 5 6 7 8 9 10। हमने देखा था कि ग्रेटर नंबर कभी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, वो इनफाइनाइट में चला जाता है, मतलब जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। तो अगर इससे बड़ा ग्रेटर नंबर की कोई लिमिट नहीं है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की भी कैसे लिमिट हो सकती है। ठीक है, हम 2 से करें, 3 से करें, 100, 1000, करोड़, कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इस नंबर का एक इक्विवेलेंट, इससे बड़ा एक इक्विवेलेंट नंबर क्या हो जाए, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। एक दिए गए जो भी हमें एक गिवन फ्रैक्शन होगा, अगर उसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, यू मे मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर हमें दिया है, जो गिवन फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, रजनी सेज दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3 आर। रजनी ने क्या कहा, 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन है। उसने क्या किया, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/6, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/9, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 4/12। ठीक है, एंड मैनी मोर। डू यू एग्री विथ हर, यस। ठीक है, एग्री हैं हम, और एक्सप्लेनेशन में क्या दे देंगे, क्योंकि उसने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, जैसा कि हमें बताया गया है कि कैसे हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो उसने सिमिलर वही वे को यूज़ किया है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये ट्राई दीज कर लेते हैं, इससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो जैसे हम देखेंगे 2/3। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 2/3, तो इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2/3 को हम ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ऐसे ही 2/3 को सेकंड निकालते हैं, 2/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं ना। तो 2/3 को एक 100 से भी कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 2 3 4 5 6 इजी से करना, कोई भी नंबर लें हम, तो 100 से कर लेते हैं। 200/300 भी इसका क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही फोर्थ हम कर लें 2/3, ऊपर भी हम 15 से कर लें, नीचे भी 15 से, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ एक और कर लेते हैं, 2/3 को हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये सारे हमारे क्या, ये तो 5 हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि बड़े, जब हमें किसी भी नंबर से उससे बड़े इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो भी रिजल्टेंट में हमें मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही
बाकी के ये 3 आप लोग करेंगे। ये समझ आ गया होगा। अब अनदर वे, एक और वे है, ठीक है। अभी तक क्योंकि बड़ा फोकस किया था हमने बड़े शब्द पे कि किसी भी नंबर का अगर बड़ा इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं, इज देयर एनी अदर वे टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्या कोई दूसरा तरीका भी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने का। तो लुक एट फिगर 7.11, इन फिगर्स को देखते हैं। फिगर देखते हैं, फर्स्ट में है पूरा एक है, ये पूरा एक बॉक्स है और इस एक बॉक्स में टोटल 6 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 हो गया अपॉन में उस उन 6 ट्राइंगल्स में से 4 शेडेड हैं, ठीक है। तो शेडेड कितने हैं यहाँ पर, 4, ठीक है, 4/6। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर इस पूरे बॉक्स के सबसे पहले तो 3 पार्ट किए गए हैं, ठीक है। और उस 3 पार्ट्स में जो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हैं कि 2 पार्ट्स में बिल्कुल सिमिलर शेडेड वाले ट्राइंगल हैं और एक पार्ट में अनशेडेड ट्राइंगल्स हैं 2, ठीक है। तो अगर हम पार्ट्स का देखें ना, तो टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3, 3 पार्ट किए हैं। मतलब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नहीं देखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा था, पूरा एक के 6 थे टोटल, लेकिन यहाँ पर पूरे एक के 3 पार्ट किए गए हैं, तो अपॉन में 3 आएंगे। उसमें से ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट ये सिमिलर है ना, और हम शेडेड पोर्शन को ले रहे हैं, तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे, 2। तीसरे पार्ट शेडेड नहीं है तो वो अलग हो गया, इस ग्रुप से वो अलग हो चुका है, ये वाला ग्रुप। यहाँ पर इन 6 ग्रुप, जो 6 का जो ग्रुप था, इस 6 के ग्रुप में से ये 2 का ग्रुप अलग बन गया, ठीक है, ये 4 का अलग बन गया। शेडेड का हम निकाल रहे थे तो 4/6। यहाँ पर 3 बना दिए, 3 ग्रुप, उनमें से जो 2 ग्रुप थे वो एक जैसे थे, जो कि हमने लेने थे शेडेड वाले, और ये वाला अलग हो गया। तो ये वाला और ये वाला, ये दो मिलकर के 2/3 ग्रुप्स में से 2/3 जो है हमारा, वो हो जाएगा शेडेड पोर्शन का हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, दीज इंक्लूड इक्वल नंबर्स ऑफ शेडेड थिंग्स, दैट इज जो 4/6 है वो ही 2/3 के इक्वल भी है ना। अगर हम 4/6 को कट करते हैं तो वो कितना आएगा, 2/3 ही तो आएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक तो मैथमेटिकली प्रूव है, एक फिगर वाइज भी अगर हम देखें तो बिल्कुल सिमिलर ही तो हैं दोनों, बस इसमें यहाँ पर लाइनिंग डाल दी है, बाकी तो पूरा सेम है। और लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे चाहे इस तरीके से पूछे, बात तो हम इन्हीं चीज़ों की कर रहे हैं ना, जो यहाँ पर जैसा है वही वैसा ही तो यहाँ पर भी है, बस बताने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बात वही सेम चीज़ है, चाहे हम इस तरीके से दूसरे को समझाना चाहें चाहे इस तरीके से समझाना चाहें, ठीक है। तो 4/6, ये जो 4/6 था इसी का इक्विवेलेंट है 2/3। इक्विवेलेंट क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक सेम के मतलब एक होल के सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट जो करते हैं अलग अलग फ्रैक्शंस, वही अलग अलग फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, ऐसा हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमने देखा कि भले ही ये 2/3 4/6 से छोटा है, जैसा कि अभी तक हम बड़ा इक्विवेलेंट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर ये पहली बार हमें एक छोटा देखने को मिला फ्रैक्शन, लेकिन ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये कैसे आया, जब हमने 4/6 को डिवाइड किया सेम नंबर से, 4/6 को जब हमने 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही जब हमने डिवाइड किया सेम नंबर 2 से, तो जो हमारा रिजल्टेंट आया वो भी एक इक्विवेलेंट ही है, लेकिन गिवन नंबर से छोटा इक्विवेलेंट है, ठीक है। To find an equivalent fraction, we may divide both the numerator and the denominator by the same number. अगर हमें एक गिवन नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई वाला, कि बोथ द नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लें,
और यहाँ पर बोथ द नंबर्स यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या कर लें, हम डिवाइड कर लें। ये अंतर होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यानी कि जैसे 2/3 से बड़ा अगर फ्रैक्शन लाना है, बड़ा, तो बड़ा लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अगर किसी नंबर का छोटा इक्विवेलेंट निकालना है तो उस नंबर को सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड दे दें हम। सेम नंबर से डिवाइड देने पे इससे छोटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से इससे बड़ा इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, बस यही होता है, बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना होता है सेम नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 6। ठीक है, तो जैसे हमने 2/5 का एक इक्विवेलेंट लाना है, यानी इक्विवेलेंट मतलब बराबर होने चाहिए, वो एक होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि बराबर है आपस में। ठीक है, तो 2/5 बराबर एक ऐसा फ्रैक्शन लाना है इक्विवेलेंट जिसका न्यूमरेटर 6 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसे देखिए वी नो 2 × 3 = 6, 2 से हम 3 तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो 2 में ऐसा क्या किया होगा कि 6 में पहुँच गए, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया होगा 3 तक। ठीक है, we need to multiply both the numerator and denominator by 3 to get the equivalent fraction। तो अब हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर को भी हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इनका रिजल्टेंट आया 5 × 3 = 15। तो 6/15 क्या हो जाएगा, 2/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि 2/5 जो गिवन नंबर था उससे बड़ा है। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करते हैं सेम नंबर से तो जो आता है वो गिवन नंबर से बड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। यहाँ पर किया गया है हेयर 2/5 = 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब 6 आया, तो 5 को भी 3 से कर दिया, तो 6/15, 6/15 इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35। 15/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जिसका कि विथ डिनोमिनेटर 7, जिसका कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वो 7 होगा। ठीक है, यानी कि 35 से छोटा है। ठीक है, तो यानी कि जो फ्रैक्शन हमें निकालना है इक्विवेलेंट, वो इससे छोटा होगा, और छोटा निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ठीक है, तो अब ये है, ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कि 15/35 का इक्विवेलेंट निकालना है, जिसका कि अपॉन में 35 का 5 बन चुका है। ठीक है, 35 जो है वो 5, 35 जो है वो 7 बन चुका है। 15 कितना बनेगा उसको कैसे निकालेंगे, तो 35 को किस नंबर से डिवाइड दें कि वो 7 आ जाए, आंसर में 7 आ जाए। 5 7 जा होता है 37, तो अगर 35 को हम 5 से डिवाइड दे दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो क्योंकि अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो डिनोमिनेटर को जिससे डिवाइड दिया है न्यूमरेटर को भी उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 15/35 है, तो 35 को 5 से डिवाइड दिया, तो 15 को भी 5 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि वी देयरफॉर डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 15/35 बाई 5। अगर 35 को 5 से देना है तो दोनों को ही किससे देना होगा, 5 से, तो दे दिया। रिजल्टेंट हमारे पास आया है 3/7, जो कि क्या है, 15/37 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई वाला एग्जाम्पल देख लिया, एक डिवाइड वाला। अब एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं जिसकी हेल्प से हमें एक ही तरीके से क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की एक खास प्रॉपर्टी होती है। लेट अस नाउ नोट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अब पढ़ते हैं। फॉर दिस कंप्लीट द गिवन टेबल। उसके लिए हमें ये टेबल के जो ये 9 कॉलम्स हमें दिख रहे हैं, 9 बॉक्स, उसको हमें फिल करना है।
द फर्स्ट टू रोज हैव ऑलरेडी बीन completed फॉर यू। इन दोनों को कंप्लीट कर दिया है ताकि हम समझ पाएँ कि इसके ही बेसिस पे आगे के जो बॉक्स हैं उनको कैसे फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें दिया है 1/3 और 3/9। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, क्योंकि 3 और 9 को भी अगर हम कट करते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दोनों इक्वल आ रहे हैं 1/3 1/3। तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। इसको यहाँ पर हमने ये क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट है यानी कि ये वाला है, ये वाले सारे फर्स्ट हैं और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ये वाले सारे सेकेंड है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है प्रोडक्ट करना है, पहले प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, पहले कौन सा, द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला 1 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का डिनोमिनेटर यानी कि 9। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, कितना आया 1 × 9, यहाँ ये 1 × 9 कितना आया 9। दूसरी बारी में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड, सेकेंड के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करना है। सेकेंड का न्यूमरेटर क्या है 3, इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ, द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है 3, ये यानी कि इसका इसके साथ किया है, इसका इसके साथ किया है। ठीक है, ये कहना है चाह रहा है, इतना बड़ा बड़ा जो लिखा है 3 3 जा 9 हो गया। आर द प्रोडक्ट्स इक्वल, यस 9 9 आ गए ना। ऐसे ही सेकेंड पर ध्यान देते हैं, सेकेंड में हमें वही करना होगा, ये फर्स्ट के न्यूमरेटर से सेकेंड का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 × 35 जो कि आता है 140, और दूसरे वाले में हमने सेकेंड के न्यूमरेटर को डिवाइड करना है फर्स्ट के डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि इन दोनों को और इन दोनों को। तो इन दोनों को तो ये कर लिया, इन दोनों को यहाँ पर लिखा, उनका भी प्रोडक्ट कितना आया 140। अब आगे के हम निकालते हैं, यानी कि इन दोनों को आपस में करना होगा 1 × 16 जो कि कितना आएगा 16। ऐसे ही अगर इन दोनों को आपस में करेंगे तो 4 × 4, ये हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले से करना, मतलब ऊपर इंटू नीचे इज इक्वल टू ऊपर इंटू नीचे। ये भी हो गया 16 और ये दोनों भी इक्वल आ गए। नेक्स्ट फिल करते हैं 2 × 15 जो कि कितना होता है 30। ऐसे ही यहाँ करेंगे 10 × 3 जो कि अगेन कितना होता है 30 और ये भी आएगा यस। नेक्स्ट 2 × 56 सॉरी 3 × 56, इसको कर लेते हैं 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 + 1 16। ठीक है, 168 आया इसका। अब यहाँ करेंगे तो 24 × 7, इसका करेंगे तो 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16। दोनों जगह सेम आ गया ना 168 168, तो ये भी क्या हो जाएगा यस। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ ये इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के केस में, तो बोथ आर इक्वल, ये दोनों क्या आ रहा है बिल्कुल इक्वल। what do we infer, the product of the numerator of the first, यानी कि फर्स्ट के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकाला जाए अगर किसके साथ, डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड, सेकेंड के डिनोमिनेटर के साथ, ये इज इक्वल, वो हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, टू द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट, यानी कि ये डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टू न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के आपस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। ऑल दीज केसेस, इन सारे केसेस में दीज टू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ये ऐसे क्रॉस बन रहा है ना इस तरीके से, तो इन दोनों एलिमेंट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों प्रोडक्ट्स को, इन दोनों एलिमेंट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के केस में ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है।
वर्क आउट द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर अदर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, औरों पर भी हमने इसको अप्लाई करना है। तो हम ऐसा पाएंगे कि हर जगह पर ये होता ही होता है इक्वल, ठीक है। इक्विवेलेंट अगर दो फ्रैक्शन है और उनको अगर हम इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट अगर उनका हम ले रहे हैं तो वो ऑलवेज इक्वल होते ही होते हैं। तो दिस रूल इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये रूल हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इसकी हेल्प से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे, ठीक है। ये है हमारा एग्जाम्पल, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विथ डिनोमिनेटर 63, ठीक है। हमने एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/9 का, जो कि जिसके कि डिनोमिनेटर में 63 आएगा, न्यूमरेटर में कितना आएगा वो हम निकालें। तो वी हैव, पहले तो ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, तो 2/9 इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। और नीचे तो अपॉन का हमें पता है, डिनोमिनेटर में 63 है लेकिन न्यूमरेटर में क्या है हमें नहीं पता, तो एक ब्लैंक बॉक्स हमने यहाँ पर रख दिया, खाली बॉक्स है, इसको अब हमने फिल करना है। तो अब अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या देखा था कि अगर ये इन दोनों का हम आपस में प्रोडक्ट करें, यानी कि ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 63 है ये एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, 9 इंटू दिस बॉक्स के, दिस ब्लैंक बॉक्स के जिसकी जगह पर हमने फिल करना है, ठीक है। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 63, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ से इसको सॉल्व करके हमने इस बॉक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 63 टूजा कितना होता है, ठीक है। इन्होंने किस तरीके से इसको हमें बताया है, इन्होंने जिस मेथड से बताई थोड़ा सा टफ हो सकती है, इसलिए इसको एक सिंपल मेथड से करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 9 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स है हमारे पास, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है 2 मल्टीप्लाई बाय 63, तो 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, ठीक है, 126 हो गया। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 126 आए, 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 126 आए, ये निकालने के लिए आप सीधे सीधे 9 को डिवाइड दे देंगे ना अगर 126 से, ये तो यहाँ पर जो आता है क्वेश्चन में वो आंसर होता है यहाँ पर, ठीक है। 9 को हम, ऐसा ही होता है ना कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये बीच का नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो अंदर का होता है डिविडेंड वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड देते हैं तो 9 वन जा चला जाएगा, 9 वन जा 9, माइनस करेंगे 12 में से 9 चला जाता है तो 3 आता है, ठीक है। और नेक्स्ट में फिर 6 उतर जाएगा तो 9 4 जा कितना होता है 36, ठीक है, पूरा पूरी बार चला गया। तो ये 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 126 सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, तो यही ये जो बॉक्स है वो कितना आ जाएगा 14, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया जो कि हमें निकालना था, ठीक है। बाकी एक ये मेथड है, बाकी दूसरा मेथड एक जो अगर आपको वो सिंपल लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ना, एक और तरीका है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। जो दूसरा तरीका है हो सकता है वो इससे ज़्यादा सिंपल लगे तो उस मेथड से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये लिखा था 2/9 और यहाँ था बॉक्स और अपॉन में है 63, ठीक है। तो अब इसे हमें ऐसे करना है कि 2 का तो हमें पता नहीं, कि 9 का हमें पता है कि 9 जो है वो 63 में बन चुका है। अब 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 63 बन जाए, तो 9 की टेबल तो हम पढ़ ही सकते हैं ना। तो 9 में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जिससे कि ये 63 हो जाएगा, 9 7 जा 63, ठीक है। तो अगर नीचे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 7 2 जा 14। अगर ये वाला ऐसा आसान लग रहा है तो ये वाला करें, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट वाला लग रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला करें, ठीक है। जो भी जिसमें भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये तो हमें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं और कैसे वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं वो बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कि
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ये क्या होती है अब, ठीक है, एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म। थोड़ा थोड़ा आइडिया ले चुके हैं हम, तो एक बार और देख लेते हैं। गिवन द फ्रैक्शन 36/54, हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है 36/54, लेट अस ट्राई टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। ठीक है, इस तरीके से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ढूंढना है, इसके इसके इक्विवेलेंट को ढूंढना है कि जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसी का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये होगा 36/54। ठीक है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो इसी के बराबर होगा। तो ऐसा होगा कि जिसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये जो नंबर होंगे ना, इनका कोई भी वन के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि खाली एक फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जगह पर 3,4 हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अभी ये खाली फॉर एग्जाम्पल है कि हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 का वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि एक को छोड़कर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 को भी पूरी पूरी बार डिवाइड करता हो, साथ में ही 4 को भी पूरी पूरी बार डिवाइड करता हो। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है। 3 से ही डिवाइड होगा, 4 से और 2 से होगा, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे पूरी पूरी बार। ठीक है, ऐसा ढूंढना है। तो अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको डिवाइड देना शुरू किया 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटा है और ये दोनों इवन नंबर भी है, तो हमें डेफिनेटली ये तो पता है कि ये दोनों और किसी नंबर से हो ना हो, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। तो हमने 2 से ही शुरू किया और 36 को भी डिवाइड दिया 2 से, 54 को भी डिवाइड दिया 2 से। ठीक है, तो हमारा आया 18/27। इसको हमने ध्यान दिया कि क्या ये एक ऐसा, ये मतलब ये है क्या, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 36/54 का, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर 2 से डिवाइड दे के ही हमें मिला है ना, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/54। ठीक है, लेकिन ये ऐसा तो फ्रैक्शन, ये सिंप्लेक्स फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि 18 और 27 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, 3 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो यानी कि इनके 1 के अलावा एक और फैक्टर है 3, दोनों का कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट 18 एंड 27 ऑल्सो हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, एक के अलावा भी है, जैसे 1 है, 3 है, 9 है। ठीक है, तो इसको और हम 3 से भी दोनों को कट कर सकते हैं, और क्योंकि उससे बड़ा 9 है तो हमने 9 से कर दिया। ठीक है, सबसे बड़े वाले फैक्टर से कर दिया, ताकि फिर और कुछ काटने के लिए रहे ही ना। अगर 3 से डिवाइड देते, अगर हम इसको 3 से डिवाइड देते, तो ये 3 6 जा 18, 3 9 जा, और एक 3 हो जाता ना यहाँ पर, 3 3 जा 3, 3 2 जा और 3 3 जा, कट करने के लिए एक एक और हमें मिल जाता है स्टेप। यहाँ पर 9 से दिया तो वो एक ही बार में सबसे ज़्यादा कट चुका है, तो फिर हमारा आया 2/3। तो अब क्या 2 और 3 का कोई 1 के अलावा कोई और फैक्टर होता है? क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी मतलब जिससे अगर हम 2 को डिवाइड दें तो भी चला जाए, 2 भी डिवाइड हो जाए, 3 भी पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाए? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो 2 और 3 का कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, हर नंबर का, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा इनका फैक्टर नहीं है। नाउ 2 एंड 3 हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, we say that the fraction 2/3 is in the simplest form। तो ये 2/3 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है 36/54 को। ठीक है, ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको कि मतलब हम और सॉल्व नहीं कर सकते, ये लास्ट है इसका। आगे डेफिनेशन दी है इसकी। A fraction is said to be in the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1। एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का, तो वही जो फॉर्म होती है वही उस फ्रैक्शन की लोएस्ट कहें चाहे सिंपलेस्ट कहें, ये फॉर्म होती है। ठीक है, और अ शॉर्टेस्ट वे
द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो अगर हम थोड़ा अगर टफ पड़ जाए तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही 2 3 ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं और धीरे धीरे आइडिया आ जाता है कि हमें किससे देना चाहिए, पता चल जाएगा। और अगर हम समझ पा रहे हैं इस सेंटेंस को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने देखा 18 और 27 3 से भी डिवाइड हो, 3 से भी कट जाते, ये दोनों 9 से भी कट जाते, लेकिन हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से काटा ताकि वो आंसर हमारा एक ही स्टेप में आ गया। जब हमने 3 से काटा था तो एक बार हमें इसको 3 से कट करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा 6/9 तक, फिर उसको और कट करके हम 2/3 तक पहुँचे थे। लेकिन जब हमने 9 से डिवाइड दिया तो एक ही बार में एक स्टेप में ही आंसर आ गया। तो अगर हमें एक स्टेप में ही लाना है तो HCF ढूंढें और HCF से फिर ऊपर भी और नीचे भी दोनों को क्या कर दें, कट कर दें। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वे थी। तो अब ये हमारा, हाँ जो ये हमारा हाँ इसके थोड़े ट्राई दीज कर लेते हैं, बाकी टॉपिक ही हमारा यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये एक राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा 15/75। ठीक है, तो ये और किसी से जाए ना जाए, 5 से तो डिविजिबल होगा ही 15 भी 75 भी। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि इन दोनों का HCF हम निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और सीधे सीधे उसी से डिवाइड दे के एक स्टेप में आंसर। ऐसे नहीं निकालना चाहते, छोटा छोटा करके निकालना चाहते हैं तो 5 को भी डिवाइड दे, 15 को भी डिवाइड दे दें 5 से, 75 को भी डिवाइड दे दें 5 से। ठीक है, तो ये 5 से 15 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15। 5 से यहाँ पर दे देते हैं, 75 को डिवाइड देंगे तो 5 1 जा 5, 2 और 5, 5 5 जा 25, कितने से गया 15 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और इसको हम कट करें तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आ गया 1/5। अब तो कोई नहीं है ना ऐसा नंबर जैसे 1 भी और 5 भी चला जाए 1 के अलावा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है 16/72। तो और किसी से जाए ना जाए, 2 से तो चला ही जाएगा ये, नीचे भी किससे दे देंगे, 2 से। ठीक है, तो 16 को 2 से डिवाइड देंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही यहाँ डिवाइड देना मतलब आधा हो गया ना इसका, ये 72 से डिवाइड देंगे तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ 2 उतरेगा और 2 6 जा 12, कितना आया 36 ये। लेकिन अभी तो ये और ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ठीक है, और चला जाएगा, 8 को भी डिवाइड देंगे 2 से, 36 को भी डिवाइड देंगे 2 से। और अगर हम सीधे सीधे समझ आ रहा है ना कि 8 और 36 तो 4 में भी आते हैं, तो हम यहाँ पर 2 से ना देके सीधे सीधे 4 से भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, 8 को 4 2 जा होता है, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे ना, 8 डिवाइडेड 4 का मतलब है कि 4 से हमने डिवाइड देना है 8 को, तो 4 2 जा कितना होता है 8। ऐसे ही अगर हम 36 डिवाइडेड बाई 4 लिखा है, इसको पढ़ेंगे 36 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से हमने डिवाइड देना है किसको, 36 को, तो ये कितने जा जाता है 9 जा ये। ठीक है, तो ऊपर तो आया 2, नीचे कितना आ गया 9। अब क्या 2 और 9 का कोई ऐसा कोई नंबर है जिसको हम 2 और 9 दोनों को कट कर सकते हैं किसी एक ही नंबर से, तो ऐसा नंबर नहीं होता है। ठीक है, जिससे 2 भी डिवाइड हो जाए पूरी पूरी बार और 9 भी डिवाइड हो जाए पूरी पूरी बार। तो ये इसका 2 एंड 9 जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हम ये करेंगे। हाँ, अब एक एक क्वेश्चन और कर लेते, जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है ये भी ठीक क्वेश्चन है कि क्या 49/64 ये क्या सिंप्लेक्स फॉर्म में है इसकी, ये देखना है। ठीक है, तो अब वैसे कट करना अगर हम शुरू करेंगे तो इवन नंबर तो ये नहीं है, तो 2 से तो हम चेक कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सोच करके बताएं, जैसे 49 जो है
वो किसके टेबल में 7 के टेबल में आता है, लेकिन 7 की टेबल में 64 तो आता ही नहीं है, 63 आता है। ऐसे ही अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 13 आता है, जो कि 3 की डिविजिबिलिटी नहीं मतलब सेटिस्फाई नहीं होती है। तो 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहा है, 9 के टेबल में ये आता ही नहीं है ना। 11 के टेबल में ये आएगा नहीं। 13 की टेबल में देखेंगे तो 13 की टेबल में 65 होता है, ठीक है। और 15 की टेबल में ये आएगा नहीं, 17 की टेबल में ये आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसा देख रहे हैं कि ये किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा कोई कॉमन फैक्टर अभी तक तो हमें नहीं मिला है जो 49 और 64 दोनों को क्या कर दे, एक साथ डिवाइड कर दे। अब ऐसे 19, 21, 23 कितने से ढूंढते रहेंगे ना। तो सिंपल यहाँ पर तो हमें क्या करना चाहिए, सीधे सीधे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है, एक, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना वो एक है, हाईएस्ट एक है, तो उससे बड़ा तो होगा ही नहीं, मतलब कि कुछ होगा ही नहीं 1 के अलावा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं। अब अगर 49, 64 का एचसीएफ हमने निकालना है, ठीक है। ये तो कैसे निकालते हैं, जो छोटा नंबर होता है 49 उससे बड़े नंबर को डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो ये 49 वन जा जाएगा 49, अगर इनको माइनस करेंगे तो ये 14 में से 9 गया तो कितना आएगा 5, और यहाँ 5 बच गया था तो 5 में से 4 गया 1। अब इस 15 से 49 को डिवाइड देंगे, 15 3 जा 45, ठीक है। माइनस कर दिया तो 9 में से 5 क्या 4 आया, 4 में से 4 0। अब इस 4 से हम यहाँ पर जो लिखा होता है 15 इसको डिवाइड देंगे, तो ये 4 3 जा 12 आ जाएगा। फिर 15 में से 12 गया 3 आएगा, 3 से हम डिवाइड देंगे इस 4 को, 3 1 जा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आया 1, 1 से हम डिवाइड देंगे 3 को, तो ये 1 3 जा 3। अब चला गया पूरी पूरी बार किस, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जिससे डिवाइड देने पर ज़ीरो आ जाता है, ये वाला नहीं देखते, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जिससे डिवाइड देने पर ज़ीरो आ जाता है ना, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इससे 1 से डिवाइड देने पर ज़ीरो आया है, तो 1 इज़ द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 49 एंड 64। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यही डाउट क्लियर करने के लिए। तो इन दोनों का, ये दोनों क्या है, इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हमसे पूछा था, तो यस ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फॉर्म में ही है। एक्सप्लेनेशन ये है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का ही जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 से पहले का जितना भी बेसिक था वो यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के से रिलेटेड कुछ आएंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.3 में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।